गुड इवनिंग बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। आप बच्चे लोगों इन दिनों में हम लोगों ने स्टार्ट किया अभी हमारा सुपर फास्ट रिवीजन, जहां पे हम लोग पूरे एंटायर लॉ को जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। तो पिछला वाला जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे सेक्शंस के ऊपर अपनी बात कर ली थी। यानी सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 22 हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया है। तो आज का हमारा टारगेट क्या है, सेक्शन नंबर 23 से लगा करके सेक्शन नंबर 42 को हम लोग सुपर फास्ट रिवाइज करने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से आप लोगों ने अगर कोर्स कर रखा है तो फटाफट से ज्वाइन करिएगा, सेशन पूरा देखिएगा, लेक्चर पूरा देखिएगा। बढ़िया रिकॉल रिवाइज आप लोगों का यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए जी। तो फटाफट से बगैर कोई समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, और ये हमने किया अपना लेक्चर स्टार्ट। चलिए जी। तो सीन ऐसा है बच्चे लोगों की, यार आप लोग सब जानते हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक को इनवाइट करना चाह रही है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज, तो उसको एक डॉक्यूमेंट चाहिएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। इवन फाउंडेशन लेवल पे भी आप लोग पढ़ के आते हो कि सर एक कंसेप्ट हमारा होता है इनविटेशन टू ऑफर, उसी को हम बोलते हैं एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टस। तो डेफिनेशन वाइज अगर बात की जाए तो यहां पे बहुत सिंपल एक कंसेप्ट आप लोग के सामने है। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, बराबर कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब है इशू एज अ प्रोस्पेक्टस, जो इनवाइट करता है ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसमें तीन चीजें बोली है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। एक तो इसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इंक्लूडेड है, बराबर, जो सेक्शन 32 में है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इसमें कवर रहेगा जो सेक्शन नंबर हमारा 31 में है। और कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या अदर डॉक्यूमेंट, कुछ भी जिससे आपने पब्लिक को इनवाइट किया है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज, उसको हम लोग बोलने वाले हैं सिंपली प्रोस्पेक्टस। बराबर, सिंपल है। पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा आता है सेक्शन नंबर 23, जो बहुत सिंपल बात कहता है। वो ये कहता है भी अगर कोई भी कंपनी, बच्चों पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और पब्लिक कंपनी को अगर सिक्योरिटीज इशू करनी है तो उनके पास में क्या क्या ऑफर है। उनके पास में पब्लिक ऑफर है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी कर सकती है, ठीक है, जो हम लोग सेक्शन नंबर 42 में पढ़ने वाले हैं। राइट इशू और बोनस इशू के थ्रू भी कर सकती है। तो अगर आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर करना चाह रहे हो तो अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट में जाने वाले हो तो वो भी इसी चैप्टर में करने वाले हैं, बराबर। अगर आप राइट इशू करने वाले हैं तो आगे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में अपन राइट इशू को सेक्शन नंबर 62 में पढ़ेंगे और बोनस इशू को सेक्शन नंबर 63 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के पास में सिक्योरिटीज इशू करने के इतने सारे ऑप्शन है भाई। चाहे आप पब्लिक ऑफर के थ्रू कर दो, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर दो, चाहे आप राइट इशू कर दो, चाहे बोनस इशू कर दो, ठीक है। अब यहां जो पब्लिक ऑफर वर्ड यूज किया बच्चे लोगों, उसका मतलब रहेगा आइदर आईपीओ या एफपीओ भी अपन इसको बोल सकते हैं, या ओएफएस जो आगे भी अपन पढ़ने वाले, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। तो इनमें से कोई भी तरीका जो है पब्लिक कंपनी यूज कर सकती है। अब प्राइवेट कंपनी के लिए सबको पता है भाई, वो पब्लिक ऑफर वाला तरीका यूज नहीं करेंगी, लेकिन बाकी उनके लिए भी अवेलेबल है। ये भी आप लोग जानते हो, प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, राइट या बोनस इशू अगर इनको करना हो या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू करना हो तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक ऑफर प्राइवेट कंपनीज के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ये अपने को शुरू से बढ़िया पता है, ठीक है बच्चे लोगों। तो ये तो अपना सेक्शन नंबर 23 हो गया, बहुत सिंपल सा। अब देखो सेक्शन नंबर 24 जो है, यहां से मैं नॉट एप्लीकेबल हटा देता हूं भाई, और उसमें तो है, बराबर। अब 24 हमको बहुत सिंपल सी बात ये करता है कि जहां पे भी कंपनीज में जैसे हम लोग जानते हैं लिस्टेड कंपनीज वगैरह हुई, तो वहां पे काम करने वाले हैं बच्चे लोगों, सेबी के पावर से यहां पे काम करेंगे, अपने को ध्यान में रखना। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत बढ़िया पॉइंट और था, वो भी मैं देख लेता हूं। एक सेकेंड रुकिएगा, एक पॉइंट मुझे और इसमें बताना था, मैं वो भी देख लेता हूं। अगर नाउ अभी कवर है तो हम लोग उसको उस पर बात कर लेते हैं बहुत फटाफट से। आई थिंक मैंने अपने रेगुलर वाले सेशन में आप लोगों को ये चीज बताई है, जस्ट चेक कर लेते हैं वापस से बच्चे लोगों। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 24 में अपन लोगों ने उस वक्त के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि यार ये हम लोग बेसिकली बात करते हैं सेबी के पावर्स, ठीक है। जैसा आपको मैं कह रहा था कि सर सेबी के पावर्स क्या हैं। तो जो इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने आपको बोली थी कि नॉर्मली सबको लगता है कि यार सेबी के पास में जो भी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां रहेंगी, बराबर, तो सारे पावर उनके लिए जो डिसाइड करने के वो सेबी के पास है, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं लिस्टेड कंपनी की भी बात करूं बच्चे लोगों,
तो लिस्टेड कंपनी में अगर हमको इशू एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करना है, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अगर करना है, या बच्चे लोगों कोई ऐसा मैटर है जो नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का है ना, ऐसा कुछ है, तो इन मैटर्स को सेबी संभालेगी, इनके लिए सेबी के प्रोविजन लगेंगे। लेकिन बाकी जो हमारी अदर प्रोविजंस जो भी है, बाकी जितने प्रोविजन है, उन सब के लिए कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है पावर टू मेक रूल, यानी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन ही हमारे लगने वाले हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो एक जो कॉमन कंसेप्ट होता है कि सर लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी कर रही है और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, बाकी के लिए कंपनीज एक्ट कर रही है, तो ध्यान रखिएगा लिस्टेड कंपनीज में भी सिर्फ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अगर है या नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड है तो उसी को सेबी संभाल रहा है बच्चे लोगों। बाकी सबके लिए कंपनीज एक्ट के प्रोविजन काम करेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं वही चीज देख रहा था कि एक एमसीक्यू मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली इसी के ऊपर कराया था, जिसके अंदर यही था कि भाई किस तरह की चीजें जो है, तो उसमें कई लोगों का आंसर यही वाले यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, उनको लगा था सारे पावर जो है वो सेबी संभालेगी बच्चों, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सेक्शन 24 बढ़िया में से एक है। देन उसके बाद में आया भाई हमारे पास में 25, एक और सेक्शन ऐसा है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो उसको भी अपन कवर कर लेंगे। नाउ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब बच्चे लोगों सेक्शन 25 में डीम्ड प्रोस्पेक्टस का क्या कंसेप्ट है, तो समझिएगा, वेयर अ कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट any share or debenture with a view to these being offered for sale to the public। समझिएगा, कोई भी कंपनी अगर अलॉट करती है या एग्री टू अलॉट एनी शेयर और डिबेंचर विद a view to these being offered for sale to public, यानी कंपनी ने किसी को शेयर दिए हैं, अलॉट किया, और कंपनी चाह रही है कि आप आगे उसको पब्लिक के अंदर इंट्रोड्यूस करो, ऑफर करो, तो एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक इज मेड शेल फॉर ऑल पर्पस डीम टू बी प्रोस्पेक्टस। तो यहां आप लोगों को मैंने एक चीज बढ़िया बताई थी कि नॉर्मली कंपनी क्या करेगी बच्चे लोगों, यहां पे एंट्री लेते हैं इशू हाउसेस, अगर आपको याद हो तो, है ना। कंपनी शेयर अलॉट करेगी या एग्री टू अलॉट करेगी इशू हाउसेस को, और ये इशू हाउसेस आगे जो हैं वो पब्लिक के पास में जाने वाला है। तो इशू हाउसेस की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट इशू होगा उसको हम लोग डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानने वाले हैं बच्चे लोगों, ये आप लोगों को यहां पे मेनली ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इशू हाउसेस खुद अपने आप में कंपनीज या फर्म्स होती हैं जिनका काम ही सर्विस प्रोवाइड करना है, कि भाई ये लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और किसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कंपनीज के लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनकी इशू की सारी फैसिलिटीज को करने के लिए ना, ये आप लोग ध्यान रखने वाले हो। अब जैसे यहां पे आया कि भाई ऑफर टू द पब्लिक वाज मेड विद इन 6 months ऑफ द अलॉट, कंडीशंस क्या है बच्चों, जब कंपनी ने यहां पे इशू हाउस को शेयर दिए बच्चे लोगों, वहां से इनको टाइमिंग कितना है बच्चों, विद इन 6 months, है ना। 6 months में दे हैव टू अलॉट टू पब्लिक, आपको पब्लिक में शेयर्स अलॉट कर देने, एग्रीमेंट टू अलॉट हो जाना चाहिए। 6 महीने का टाइम पीरियड यहां पे फिक्स है भाई, जो इनको बच्चों फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ये आप लोग मेनली यहां पे ध्यान में रखने वाले हो। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है हमारी, ये आप लोग यहां ध्यान में रखने वाले हो, 6 महीने का टाइमिंग है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, होल कंसिडरेशन वाज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम व्हेन द ऑफर वाज मेड। मींस कंपनी के पास में जो पैसा रिसीव होना चाहिए, जो भी इशू का पैसा होगा वो रिसीव होगा एट द टाइम ऑफ ऑफर वाज मेड, जब ऑफर किया गया था, मतलब जहां यहां पे, क्योंकि अगर इशू हाउस ही सपोज करो 10,000 करोड़ का इशू है और इशू हाउस ने ही डायरेक्टली वो पैसा कंपनी को दे दिया, तब तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा, एक तरह से इसी को अलॉट करना हो गया, जबकि हमारा पर्पस ये था कि हम इसको अलॉट कर रहे हैं कि आगे आपको पब्लिक में अलॉटमेंट करना है। तो कंपनी के पास पैसा कब आना चाहिए, आफ्टर अलॉटमेंट ही आना चाहिए, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही आना चाहिए बच्चों, पूरा कंसिडरेशन उस वक्त में नहीं आया है। तो ये चीज अपने को सेकंड कंडीशन में यहां पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। कंटेंट्स क्या होंगे बच्चों, इसमें भी कंटेंट्स वही सारे होने वाले हैं जो एक प्रोस्पेक्टस के अंदर होते हैं, लेकिन चेंज क्या होगा, इसमें एक इंक्लूड करना है अपने को नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि इशू हाउस का भी अपना कमीशन कट करके जो नेट अमाउंट रिसीव होने वाला है, और उसके अलावा प्लेस इन टाइम जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी इंस्पेक्टेड। भाई एज अ कॉमन शेयर होल्डर इफ आई वांट टू चेक दी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इशू हाउस, कि भाई उन्होंने आपको दिया और आप आगे हमको इशू कर रहे हो, तो जस्ट आई वांट टू चेक, तो प्लेस बता देंगे इशू हाउस का जो भी ऑफिस होगा या जो भी टाइमिंग ऑफिशियल आवर्स होता है, वहां पे कॉमन शेयर होल्डर या जो एप्लीकेंट है कैन चेक, वो चीज आपको इस पर देनी पड़ेगी। इस पर सिग्नेचर कौन करेगा, अगर इशू हाउस बच्चों कंपनी है या फर्म कुछ भी हो सकती है,
तो अगर कंपनी है तो उसके बिहाफ पे 2 डायरेक्टर साइन करने वाले हैं, और अगर इश्यू हाउस एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी हो गई, तो 1/2 ऑफ द पार्टनर्स उस पर साइन करने वाले हैं बच्चे लोगों, अपने को ये ध्यान में रखना है। यानी 50% ऑफ पार्टनर्स के साइन उस पर आने चाहिए अगर इश्यू हाउस एक फर्म की तरह से काम कर रही है। तो इश्यू हाउस का मेन कंसेप्ट यही है बच्चों की, सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेगी, यानी देयर इज अ मीडिएटर बिटवीन कंपनी एंड पब्लिक हो गया, जिसके थ्रू हमने पब्लिक इशू कर दिया बच्चों। ये आप लोगों को ध्यान में मेनली रखना चाहिए बराबर से, ठीक है। तो आई थिंक कोई टेंशन नहीं है, इसके अंदर भी अपने को बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए जी, तो मैं आपको लेकर के आता हूं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट हमारा जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, चलो भाई, अब अपने पास में अगला कंसेप्ट आता है बच्चों को सेक्शन नंबर 26 का, बराबर 25 के बाद 26, जिसमें हम लोग मेनली बात करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है भाई, तो उसमें मैटर्स क्या क्या आने चाहिए, है ना। तो पहले नंबर पे आया इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। हमारे लिए बढ़िया काम किया है बच्चों। अगर पब्लिक इशू करना है तो दिस कंपनी मस्ट बी लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी के इश्यू और ट्रांसफर के मैटर सारे सेबी संभालेगी। अभी अभी अपन ने सेक्शन नंबर 24 के अंदर पढ़ा हुआ है। तो सेटअप क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते वक्त भी आपको कहा था, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। तो सेबी डिसाइड करे वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें आएगी, ठीक है। द रेगुलेशन मेड बाय सेबी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल अप्लाई। तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो सेबी स्पेसिफाई करे, कहां दे रखी है, सेबी एक्ट के अंदर दे रखी है, उनके रूल्स रेगुलेशन में दे रखी है। उसके अलावा तो अगर आ जाए व्हाट मैटर्स, तो आपको चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। डायरेक्टर लोग एक डिक्लेरेशन भी करेंगे यहां पे कि ऑल रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट जो भी है हैव बीन कंप्लाइड। अल्टीमेटली सेबी को पावर भी कंपनीज एक्ट के थ्रू ही मिल रहा है एक तरह से, कि भाई कंपनीज एक्ट ने बोला सेबी को पावर है। उसके अलावा नो स्टेटमेंट मेड इन प्रोस्पेक्टस जो कॉन्ट्ररी हो, अगेंस्ट में हो इन द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट, स्कैरा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी एक तरह से आपने सेबी के, कंपनीज एक्ट के, स्कैरा के सारे लॉस को, प्रोविजंस को फॉलो किया है। ये आईपीओ प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त बच्चों ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ प्रोस्पेक्टस का कॉपी रजिस्ट्रार यानी आरओसी को देना पड़ेगा बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, यानी पब्लिक में आने से पहले इसका एक कॉपी जो है वो आरओसी के पास में जाने वाला है, ठीक है। नाउ इट मस्ट बी साइन्ड बाय ऑल द डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर, और डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो उनका जो ऑथराइज एजेंट या अटॉर्नी है वो भी इस पर साइन कर सकता है। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। प्रोस्पेक्टस शुड स्टेट दैट अ कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर फाइलिंग टू द रजिस्ट्रार। बट ऑब्वियस है बच्चे लोगों, प्रोस्पेक्टस पे आपको लिखना पड़ेगा, इंडिकेशन देना पड़ेगा कि भाई इसका कॉपी हमने आरओसी को सबमिट कर दिया है, एंड स्पेसिफाई एनी डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड टू द कॉपी सो डिलीवर। और वो लिस्ट भी आपको शो करनी पड़ेगी कि आपने रजिस्ट्रार को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। ये प्रोस्पेक्टस में हम देने वाले हैं ताकि यूजर को, जो भी एप्लीकेंट है, उसको लगे कि हाँ भाई हमने सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। बिफोर फाइलिंग ड्राफ्ट बच्चे लोगों जो भी अप्रूवल हमको लेना है, लीड मैनेजर, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, वो सारा भी हमको लेना चाहिए, अंडरराइटर्स वगैरह का अपने को पता है अच्छी तरह से। सेक्शन 40 आगे अपना स्टॉक एक्सचेंज का ही है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर करेगा प्रोस्पेक्टस को। और बढ़िया चीज बच्चों, एमसीक्यू बनता है कई बार, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड विद इन 90 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरओसी। और चलो वो सुनना, यानी आरओसी के पास में जो हमने रजिस्टर्ड करवाया उसके 90 डेज के अंदर अंदर ये प्रोस्पेक्टस इशू हो जाना चाहिए पब्लिक के लिए। अगर 90 दिन के बाद होता है तो यही माना जाएगा जैसे प्रोस्पेक्टस आपने रजिस्ट्रार को डिपॉजिट कराए बिना ही सिक्योरिटीज इशू कर दी है। वो सारी पेनल्टी जो आगे आपको दे रखी है बच्चों नॉन कंप्लायंस की, वो लगने वाली पेनल्टी प्रोविजन आप लोग पढ़ेंगे, तो ज्यादा इसके डिटेल में मैं आपको नहीं ले जा रहा। बराबर से बच्चों, तो बढ़िया पॉइंट हो गया हमारा, पेनल्टी वाला भी ध्यान में रखोगे। तो ये अपना सेक्शन नंबर 26 है। तो 23, 24, 25, 26 बढ़िया सेक्शन, ठीक है। 23 में हमने सीधा पढ़ लिया पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, कौन सी कंपनी क्या इशू करेगी। 24 में सेबी के क्या पावर्स रहेंगे लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड। 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस है जहां एक कंपनी इशू हाउस के थ्रू पब्लिक के अंदर जा रही है। 26 में हम लोगों ने बात कर लिया कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होने वाले हैं बच्चे लोगों, ये आप लोग ध्यान रखोगे। नाउ अगला कंसेप्ट आया हमारे पास में सेक्शन नंबर 27। बहुत प्यारा सेक्शन है बच्चों, बहुत अच्छा सेक्शन है। कंसेप्ट ये था कि कंपनी ने, ये सेक्शन का रोल क्या है बच्चों समझिएगा, प्यारा रोल है यार इस सेक्शन का, बहुत अच्छा रोल है। सपोज करो बच्चों ऐसा हुआ कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और 1000 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट के लिए मंगवा लिए।
अब गवर्नमेंट की कुछ कंडीशन में चेंज हुआ, बाकी सब कुछ चेंज हुआ, और इन सब की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 600 करोड़ के अंदर ही कंप्लीट हो गया और हमारे पास 400 करोड़ रुपया बच्चों एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। कंपनी चाहती है ये 400 करोड़ का किसी और जगह पे डाइवर्जन कर दे, कोई नए ऑब्जेक्ट में लगा दे। ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं हो तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टर करके लगा दे भाई, नहीं तो किसी जगह पे डाइवर्ट करें। तो उसके लिए कंपनी को सेक्शन 27 फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पब्लिक से जो पैसा लिया वो उस पहले वाले प्रोजेक्ट ले लिया था। अब अगर आप डाइवर्ट करते हो तो यू हैव टू गेट अप्रूवल भाई, परमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए कंपनी को सबसे पहले तो एसआर पास करना है। शेयर होल्डर से पूछ लो सर हम ऐसा करना चाह रहे हैं। नोटिस इससे रिलेटेड जो भी होगा रेजोल्यूशन के बारे में वो इंग्लिश और लोकल न्यूज़पेपर में बच्चों पब्लिश करना पड़ेगा। रीजंस वेरिएशन के आपको देने पड़ेंगे कि भाई हम क्यों चेंज कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, ये नोटिस कंपनी की वेबसाइट पे भी बच्चों डालना पड़ेगा। सिंपल सा आपने को ध्यान में रखना है। तो एसआर पास करने का मतलब 75% मेंबर एग्री हो चुके हैं कि हाँ भाई कर दो, तो कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चों यहां इस बार डिसेंटिंग वालों के लिए भी कुछ है। जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, जो कह रहे हैं नहीं सर हमें तो उसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा देना था सर, ये नया प्रोजेक्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है, उनको कंपनी को देना पड़ेगा एग्जिट ऑफर। टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, सर ठीक है आपका पैसा जो है वो आप ले लो और शेयर दे दो, खत्म करो। अब ये एग्जिट ऑफर कंपनी नहीं देगी बच्चों, कंपनी खरीदे तो बाय बैक हो जाएगा। ये एग्जिट ऑफर देने वाले हैं प्रमोटर्स। समझ रहे हैं आप लोग, कौन देने वाला है? प्रमोटर्स देने वाले हैं, या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, मतलब ये खरीदेंगे उन शेयर्स को। और एग्जिट प्राइस क्या होगी बच्चों, जो सेबी डिसाइड करेगा वो एग्जिट प्राइस रहेगी। प्राइस क्या होगी, जो भी फेयर मार्केट प्राइस सेबी विल डिसाइड, उस पर डिसेंडिंग शेयर होल्डर shall sell their share to promoter and controlling shareholder। बच्चों ये अपने को ध्यान रखना है। एक इसमें बढ़िया चीज ये है, ये कंपनी किधर भी पैसा लगा सकती है, मतलब आप अपना पर्पस चेंज कर रहे हो चलेगा, लेकिन किसी भी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर ये पैसा लगाना प्रोहिबिटेड रहेगा। बच्चों को ध्यान रखिएगा। मींस आप जो 400 करोड़ एक्स्ट्रा बचा हुआ है उससे अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो परमिसिबल नहीं रहेगा। बाकी आप किसी भी ऑब्जेक्ट में पैसा लगाएं, टेंशन नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट लॉज या मेमोरेंडम अलाउ करता हो, ठीक है। तो रूल क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या लगा रखा है, लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 27, ठीक है। बराबर सब क्लियर चल रहा है। फटाफट, ये सुपर फास्ट रिवीजन है बच्चे लोगों, इसलिए हम फटाफट से हर सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। डिटेल रिवीजन के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑलरेडी जाकर के आप देखेंगे, लॉजिकल रिवीजन सीरीज है, उसको जाके आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में आपको सारा रिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। ये भी शेयर इशू करने का एक तरीका है बढ़िया वाला। सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी में प्रपोज होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, ठीक है। इस बार कंपनी ने शेयर इशू नहीं कर रही है। कंपनी का हो सकता है कोई बजड़ी शेयर होल्डर हो, अगर मुकेश अंबानी जी चाहें कि यार वो कंपनी में अपना जो स्टेक है उसके 10% शेयर वो पब्लिक में इशू करना चाह रहे हैं, 10% का स्टेक पब्लिक ले ला रहे हैं, अपना स्टेक कम करके पब्लिक को देंगे, पैसे की जरूरत है कंपनी को नहीं उनको, मतलब प्रैक्टिकली। तो अब वो डायरेक्टली मार्केट में जाने की जगह, चूंकि बड़े शेयर होल्डर हैं तो कंपनी के थ्रू अपने शेयर पब्लिक में दे सकते हैं बच्चों। Such offer to public can be made only in consultation with the board, but obviously कंपनी इस तरह का ऑफर तभी करेगी जब कंपनी का बोर्ड अप्रूव करे इसको, ठीक है। तो these member collectively authorize the company to take all action in respect of offer of sale on their behalf, कि भी वो कंपनी को ऑथराइज करेंगे कि भी आप हमारे बिहाफ पे शेयर जो है वो पब्लिक के अंदर इशू कर दो, कोई टेंशन नहीं है। These member reimburse the company all expenses incurred by it on this matter। जो भी कंपनी का खर्चा लगेगा वो ये मेंबर्स देने को तैयार हैं, ठीक है। Any document by which the offer for sale to the public is made deemed to be prospectus issued by the company। तो बच्चों इसमें हुआ क्या है कि ये जो सर्टेन मेंबर्स थे, इन सर्टेन मेंबर ने कंपनी को ऑथोराइज्ड कर दिया कि यार आप हमारे बिहाफ पे पब्लिक के अंदर शेयर इशू कर दो, बड़ा अमाउंट है, 10% बेच रहे हैं, कहां हम एक एक शेयर बेचते रहेंगे, आप ही प्रोस्पेक्टस इशू करके वो शेयर पब्लिक को दे दो, ठीक है। लेकिन एक बढ़िया चीज है बच्चों, पब्लिक के साथ चीटिंग नहीं है ये, हम बकायदा पब्लिक को बताएंगे कि दिस इज ओएफएस, ऑफर फॉर सेल है ना। उसमें हम नेम डिस्क्लोज करेंगे मेंबर्स का कि भाई जो ये एक्सपेंडिचर बियर कर रहे हैं, एक तरह से जो अपने शेयर इशू कर रहे हैं, बकायदा उनका नेम डिस्क्लोज होगा। तो ये बताते ही होगा पब्लिक को कि दिस इज ओएफएस, भाई कंपनी को नए शेयर इशू नहीं कर रही है, कंपनी इज ओनली मीडिएटर, इनके शेयर है, आपको चाहिए, बीच में हम सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं, बस ये हमारा काम है।
प्रोस्पेक्टस इशू कंपनी करेगी, लेकिन उसमें कुछ इंफॉर्मेशन गायब है बच्चों, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन अब नहीं चाहिए क्योंकि पैसा कंपनी के पास में नहीं आ रहा है, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू भी नहीं चाहिए, और यूटिलाइजेशन हम कहां करेंगे क्योंकि बच्चों ये पैसा कंपनी के यूटिलाइजेशन में नहीं आ रहा है, ये पैसा उस उन मेंबर्स के यूटिलाइजेशन के अंदर ही आ रहा है, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। सही है, बराबर है, बढ़िया है। ये हमारा सेक्शन नंबर 28 भी इधर आकर के खत्म हो गया। क्लियर, ओएफएस पे हम लोगों ने बात कर लिया है, तो 27 जहां हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किए थे, 28 हमारा ओएफएस का सेक्शन हो गया बच्चे लोगों को बढ़िया तरीके से। तो एकदम शानदार तरीके से सारी चीजों को रिवाइज करते जाना। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखे हैं पहले से भाई, फर्स्ट टाइमर के लिए नहीं है ये रिवीजन सीरीज, ये उनके लिए है जिन्होंने कोर्स कर लिया है, अब फटाफट से रिकॉल रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो आपको सारी चीजें माइंड में यहां पे सेट हो जाएंगी बच्चों। चलिए सेक्शन नंबर 29 पे आते हैं। हमारा डीमेट का एक बढ़िया पॉइंट है, ये कह रहे हैं भाई कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी एज बी प्रेस्क्राइब शैल इशू सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेट फॉर्म। देखो बच्चों को एक चीज तो क्लियर है यार, जो पब्लिक ऑफर लेकर के आ रही है कंपनियां, ठीक है, उनको तो आना ही पड़ेगा हर हाल में डीमेट में। फिर जो अदर लिस्टेड कंपनीज हमारे पास में बच गई, पब्लिक कंपनीज वगैरह, वो भी डीमेट में जाएंगी। अनलिस्टेड कंपनी जिनको स्पेसिफाई कर दे कि इन पर डीमेट के प्रोविजन लगेंगे तो लगेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। द प्रमोटर ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मे होल्ड सच सिक्योरिटी ओनली इन डीमेट फॉर्म। कोई भी पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक ऑफर के लिए जा रही है और आपके पास में कोई सिक्योरिटीज ऑलरेडी हैं कन्वर्टेबल वाली, आगे जाके शेयर में कन्वर्ट होंगी और फिजिकल फॉर्म में है, तो उसको डीमेट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। The entire holding of convertible securities of the company by the promoter held in physical form shall be converted into demat form before such offer is made। जैसा मैंने कहा कि यार पब्लिक ऑफर में जा रहे हो तो उससे पहले जो भी सिक्योरिटीज आपकी हैं उनको आपको डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, जरूरी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि एक चीज बच्चों बहुत क्लियर कर दी कि यार जो भी कंपनियां पब्लिक कंपनीज होंगी आज की डेट में, उनके लिए तो इन्होंने डीमेट फिक्स कर दिया कि भाई साहब आप लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो यहां पे इन्होंने बोल भी दिया, ये जो प्रोविजन अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये इन्होंने लगाए डीमेट फॉर्म ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो जो मैं पूरा पढ़ाऊंगा उसका समरी बता रहा हूं आपको, खाली समरी क्या है, पब्लिक कंपनी आइदर लिस्टेड या अनलिस्टेड जो भी हो, अभी वो डीमेट फॉर्म में ही होगी, फिजिकल फॉर्म खत्म। हाँ, प्राइवेट कंपनीज के लिए हम दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहो तो डीमेट में रख सकते हो, चाहो तो फिजिकल भी रख सकते हो, फिलहाल उनके लिए दोनों प्रोविजंस हमारे पास में ओपन है, ठीक है। बस ये इतना सा इस पूरे सेक्शन का समरी अगर कोई आपको मैं बताऊं तो यही है कि भाई साहब अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी आइदर लिस्टेड अनलिस्टेड, डीमेट के अंदर जाओ और कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए देखो, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ये किस कंपनी के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए बोल रहा हूं, लिस्टेड के लिए तो पहले से ही था, है ना। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल इशू सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेट फॉर्म, ऑल्सो फैसिलिटेट डीमेट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को भी आपको डीमेट में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये प्रोविजन फिलहाल निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या होली ओन सब्सिडरी कंपनी अगर कोई है तो उस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। बिफोर मेकिंग सच ऑफर एंटायर होल्डिंग जो अभी प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी के पास है उसको भी आपको डीमेट करना पड़ेगा, बराबर है। अब हर सिक्योरिटी होल्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ट्रांसफर अगर वो कर रहा है ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 18 वो डीमेट में होगा बच्चों, बराबर से। बिफोर सब्सक्राइब ऑफ सिक्योरिटी जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट या बोनस इशू आपके पास में आया है ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर, वो सब का सब बच्चों डीमेट के अंदर ही होगा। मतलब कुल मिलाकर के भाई एग्जिस्टिंग वाले भी डीमेट, नए वाले भी डीमेट, हर जगह सिर्फ डीमेट रहेगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। अच्छा, लिस्टेड के लिए तो पहले से था, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया कि लिस्टेड अनलिस्टेड को गोली मारो। आज की डेट में जो भी पब्लिक कंपनीज है भाई आपको जाना पड़ेगा डीमेट फॉर्म में, बस यही अपना एक रूल है। अच्छा, डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। डिपॉजिटरी कौन बच्चों, सीडीएसएल और एनएसडीएल, है ना। ये डिपॉजिटरी हमारे हो गए भाई, सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, ठीक है। तो समझो क्या बोला है, डीमेटलाइजेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बाय मेकिंग नेसेसरी एप्लीकेशन टू अ डिपॉजिटरी, सिक्योर इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN मिलेगा फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, और इन्फॉर्म करोगे आप ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर को अबाउट सच फैसिलिटी, तो कंपनी अप्लाई कर देगी डीमेटलाइजेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के भी उसको डीमेट में कन्वर्ट करो। अच्छा, ऑब्लिगेशंस ऑफ एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, टाइमली फीस का पेमेंट आपको करना है डिपॉजिटरी को। अच्छा, इट मेंटेन सिक्योरिटी डिपॉजिट, कम से कम 2 साल की फीस के बराबर का जो मेंटेन करना होता है वो भी करना है। उसके अलावा सेबी की और डिपॉजिटरी की जो भी गाइडलाइंस है कंपनी उसको फॉलो भी करने वाली है बच्चों, ध्यान में रखना है। प्रोहिबिशन देखो, shall not make offer of any securities or buyback of securities or issue of any bonus or right share
टिल रेक्टिफाई द डिफॉल्ट इन सब रूल 5। सब रूल 5 कौन सा? ये पहले वाला ऑब्लिगेशन वाला। अगर आपने फीस का टाइमली पेमेंट नहीं किया है या आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन नहीं किया है, तो आप जब तक रेक्टिफाई नहीं करोगे न तो ऑफर कर पाओगे, न बायबैक कर पाओगे, न बोनस इश्यू कर पाओगे, कुछ ही नहीं। राइट इश्यू भी मतलब एक तरह से कर ही नहीं पाओगे इशू सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी, जब तक आप फिर ये डिपॉजिटरी के पेमेंट्स नहीं करते थे। सिंपल बात है बच्चों। अच्छा, अब जब आप डीमेट में आ जाते हो तो उसके बाद में डिपॉजिटरीज एक्ट के प्रोविजन, सेबी के प्रोविजन तो है ही हमारे, डिपॉजिटरी पार्टिकुलर रेगुलेशंस भी, और रजिस्टर्ड टू एन इश्यू एंड ट्रांसफर एजेंट वाले रूल्स भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सिंपल है, कंपनी पे सारे प्रोविजन लगेंगे। अच्छा, फिर रजिस्ट्रार को भी तो फाइल करना पड़ेगा, PS6 रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा कि भाई अब हम डीमेट में आ गए। 60 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर ड्यूली सर्टिफाइड बाय CACS इन प्रैक्टिस। बच्चों, जो भी इस तरह की चीजें रहेंगी, आपको हर कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर के बाद 60 डेज में ROC को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो भी डीमेट की डिटेल है वो उनको देनी पड़ेगी। ठीक है। Now immediately bring to the notice of depositor any difference observed in the issued capital and capital held by demat। कई बार क्या होगा बच्चों, दोनों बैंक रिकंसिलिएशन बनाता है ना, वैसे कंपनी के पास भी शेयर होल्डर का रिकॉर्ड है और डीमेट का डिपॉजिटरी के पास भी है। अगर कहीं दोनों में डिफरेंस लगता है, कई बार होता है, यहां एंट्री कर दी वहां नहीं की, वहां कर दी यहां नहीं की, तो आप इन्फॉर्म करोगे, फटाफट से दूर करोगे उसको। अगर सिक्योरिटी होल्डर को कोई भी ग्रीवेंस हो रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, अपन पढ़ते हैं ना सेक्शन 125 में, IPF अथॉरिटी के पास में मैटर को ले जा सकता है। ठीक है। और इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट द डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट और रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट आफ्टर प्रायर कंसल्टेशन विद सेबी। आप IPF अथॉरिटी के पास गए और उनको लगा यार कुछ प्रॉब्लम है, तो आइदर डिपॉजिटरी या जो पार्टिसिपेंट था एजेंट की तरह से जो था, या जो रजिस्ट्रार टू इशू था, बच्चों ROC की बात नहीं हो रही है, इशू रजिस्ट्रार है, ये जो शेयर इशू करने का काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेना है तो सेबी से कंसल्ट करके लिया जा सकता है। तो डीमेट से रिलेटेड ये सेक्शन नंबर हमारा 29 है। लेकिन समराइज फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, पब्लिक कंपनी आइदर लिस्टेड अनलिस्टेड, आपको इधर ही जाना पड़ेगा भाई, बराबर से जाना ही पड़ेगा डीमेट के थ्रू। प्राइवेट कंपनीज के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है बच्चों, वो चाहे तो डीमेट में जाए, चाहे तो नहीं जाए, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर क्लियर? ये सेक्शन नंबर 29 है। सेक्शन नंबर 30 एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। छोटा सा पॉइंट बच्चों दे के तो रखा है अपने कोर्स में, एडवर्टीजमेंट वाला। हाँ, सेक्शन सिंपल कह रहा है कि अगर कंपनी कोई भी एडवर्टीजमेंट कभी इश्यू करती है किसी तरह का, देखो सेक्शन क्या कह रहा है, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, वेयर एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस अगर कंपनी पब्लिश करती है तो उसमें कंपनी क्या क्या इंफॉर्मेशन देगी वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है। मेमोरेंडम पे जिन्होंने साइन किया सब्सक्राइबर, उनके नेम्स वगैरह आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने कितने लिए और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब उस एडवर्टीजमेंट में आना चाहिए। ठीक है। तो मैं नोट वर्ड हटा देता हूं। पहले क्या ये चीजें कोर्स में थी नहीं, बाद में अभी भी कोई क्वेश्चन का इन पे पता नहीं है, पर स्टडी मैट में अपने को सेक्शन दे रखे हैं तो अपन इसको करने वाले हैं कि भी अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देते हो फॉर प्रोस्पेक्टस या एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस जब इशू होता है ना बच्चों, उससे पहले उसके लिए एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, देखना कभी। तो वो जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है उसमें हम क्या क्या देने वाले हैं उसके बारे में डिटेल है बच्चों। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या, मेंबर्स का लायबिलिटी क्या है, और देन कैपिटल का स्ट्रक्चर पूरा इनका क्या बना हुआ है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कौन है, कितने शेयर्स उन्होंने एक्वायर कर रखे हैं, वो सब अपने को डिटेल देना पड़ता है, ये अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ऐसा ही एक सेक्शन 33 एवरेज वाला भी पहले नहीं था, अभी कोर्स में है, वो भी अपन ले लेंगे अभी। ठीक है। चलिए जी, तो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बढ़िया पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखने वाले हो। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का क्या सीन है, प्रोस्पेक्टस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरिन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू within 1 year from the date of opening of the first offer of security without the issue of further prospectus। बढ़िया चीज क्या बच्चे लोगों, जब भी आपने फर्स्ट इशू अपना ओपन किया, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर, ठीक है, वहां से 1 साल तक अगर आप दोबारा सिक्योरिटीज भी इशू करते हो सिमिलर क्लास की, तो आपको दोबारा प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे लोगों। ये अपने को बेस्ट इसमें बेनिफिट है। यानी क्वेश्चन कैसा बनेगा कि कोई कंपनी ये चाह रही है कि वो सिक्योरिटीज इशू करे और बार बार फर्दर इश्यू के अंदर उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं करनी पड़े, तो कोई सजेशन है क्या? हमने कहा है ना, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दो। तो जब फर्स्ट टाइम आप ऑफर करोगे तो ओपन ऑफ ऑफर जो आपका होगा, वहां से 1 ईयर तक
अगर आपने दोबारा भी सिक्योरिटीज इशू किए हैं तो वापस पूरा प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही वाला प्रोस्पेक्टस काम में आएगा, है ना। अब ये कौन सी वाली सिक्योरिटीज के लिए होगा, ऐसा प्रोविजन नॉर्मली बैंकिंग कंपनीज के लिए हो सकता है, बाकी से भी प्रेस्क्राइब करेगा, ठीक है। नो फर्दर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड, देखो क्लियर बोला है, ऑफ अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एक साल में अगर आप दोबारा प्रोस्पेक्टस भी इशू कर रहे हो, सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफर भी कर रहे हो, तो आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोस्पेक्टस इशू करने की, बच्चों की, अपने को इसमें ध्यान में रखना है। तो हमने कहा सर लेकिन जो चेंजेस होंगे उसका क्या करेंगे, भाई फर्स्ट ऑफर हमने किया, वहां से आप कह रहे हो एक साल तक वैलिड है, हमने 6 महीने बाद वापस एक इशू किया सिमिलर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज का, तो आप कह रहे हो प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए, हाँ भाई नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चे लोगों, वो जो पुराना वाला प्रोस्पेक्टस हमने लिया था वो हम लगाएंगे, प्लस साथ में हम लगाने वाले हैं बच्चे लोगों एक बहुत बढ़िया चीज जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और इन दोनों का ऐड जो है उसका वही इफेक्ट होगा जो एक नए प्रोस्पेक्टस का होता है। ओल्ड प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज इक्वल टू न्यू प्रोस्पेक्टस। सर ये क्या होगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इन 6 महीनों में जो भी चेंजेस हुए वो हम यहां लिखने वाले हैं, है ना। जैसे नए कोई चार्ज इस टाइम पीरियड में क्रिएट हुए हों कोई, ठीक है, या फाइनेंशियल पोजीशन में यहां से यहां तक कोई 6 महीनों में चेंज हुआ है, और कोई भी मटेरियल चेंज हुआ, ओनरशिप चेंज हो गई है, कोई नया मर्जर किया, अमालगमेशन का कुछ भी बड़ा चेंज है, वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और बढ़िया चीज देखना, सच मेमोरेंडम ये वाला जो आपने बनाया टुगेदर विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो आपने पुराना दिया था, ये जो मैं ओल्ड प्रोस्पेक्टस कह रहा हूं ना, इसी को हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस के नाम से इशू किया था, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसको डीम टू बी प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा, क्योंकि चीज वही है भाई, आप नया प्रोस्पेक्टस बनाते तो उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन आप लिखते, तो हमने पुराना प्लस चेंजेस साथ में लगा दिए। वही एक तरह से आप ये सोचो ना, लॉ की हमारी ओल्ड बुक हो गई, प्लस अमेंडमेंट्स अगर मैं उसमें अलग से आपको नोट्स दे दूं, तो बुक प्लस अमेंडमेंट इज इक्वल टू नई बुक के बराबर ही उसका वैलिडिटी हो जाएगा। बस ये अपने को बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है। दिस इज योर सेक्शन नंबर 31, बढ़िया सेक्शन है, ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे लोगों, आरएचपी हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को ध्यान है आप लोगों को, prospectus which does not include quantum of price of the securities, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें कंपनी दो चीजें गायब कर देती है बच्चों, है ना। कंपनी जब शेयर इशू करेगी ना तो फेस वैल्यू तो बताएगी आपको, ऐसे देकर के छोड़ देगी, ये कंपनी का इशू प्राइस कितना है भाई हम नहीं बता रहे हैं, और कितने शेयर इशू कर रहे हैं फिलहाल वो भी हम खाली छोड़ रहे हैं, बाद में बताएंगे। लेकिन कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, इसके अंदर आपको याद हो तो अपन ने बात की थी, प्राइस बैंड दे देगी, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस आपको देगी और बोलेगी इसके बीच में हम कहीं सेट करेंगे। आजकल आप जो भी आईपीओ वगैरह देखते हैं उसमें एक बिड लॉट होता है पूरा का पूरा, हाँ जी 14,000 शेयर दे दीजिए, उसमें आपको 15 शेयर मिलने वाले हैं, पर शेयर का फिलहाल हमारा प्राइस इतना अलॉट हो गया तो ओके, नहीं तो रिफंड हो जाएगा, ऐसा। तो प्रोस्पेक्टस जो क्वांटम या फिर प्राइस कितनी है पर शेयर की बच्चों अभी नहीं बताता है, मार्केट का ट्रेंड पता लग जाए इसीलिए, ठीक है। ये इशू होता है प्रोस्पेक्टस से पहले हम इसको इशू कर देते हैं, ठीक है। और फाइल विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जब ओपन करते हो ना उसके कम से कम 3 दिन पहले ये आरओसी को फाइल हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर कोई भी वेरिएशन अगर आ रहा है आरएचपी के अंदर, द आरएचपी एंड द प्रोस्पेक्टस, वो हम प्रोस्पेक्टस के अंदर हाईलाइट कर देंगे, जिसमें हम प्राइस वगैरह भी बता देंगे, क्लोजिंग प्राइस वगैरह जो भी अपन बतानी है, फाइनल स्टेटमेंट वगैरह इंक्लूड कर देंगे। और बाद में तो हम जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आरओसी और सेबी को, उसमें टोटल कैपिटल कितना हुआ, क्लोजिंग प्राइस कितना था, और कोई भी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होने से पहले ही, मतलब मेन प्रोस्पेक्टस से पहले ही हमने एक आरएचपी इशू कर दिया जिसमें हमने प्राइस और गायब कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ बच्चे लोगों, पब्लिक को पता नहीं है कि शेयर का प्राइस, एक एक्सपेक्टेड प्राइस मिनिमम मैक्सिमम तो बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, इससे मार्केट ट्रेंड पता लगेगा, पब्लिक ने पैसा दे दिया, फिर उसके बाद हमने फाइनल प्राइस अपनी ओपन करी है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ना, कहते हैं छुपी हुई चीजों का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अरे क्या होगा इसमें, क्या है पता नहीं हमको, एग्जैक्टली वो अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक को पूरा सिस्टम बनाया जाता है बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रेड हेरिंग का कंसेप्ट ही यही है कि हम इसमें प्राइस और क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, कितने हम शेयर इशू कर रहे हैं, एक बार जैसे हमारी बिड क्लोज हो जाएगी उसके बाद में कंपनी ट्रेंड के हिसाब से बताएगी, फाइनलाइज करेगी कि प्राइस हमारी ये होने वाली है, और अलॉटमेंट से पहले यू कैन विड्रॉ आल्सो, वो एक तो हमारा सिस्टम रहता है कि आप विड्रॉ भी कर सकते हो, इसको अपने को ध्यान में रखना है बराबर। और बाद में जो वेरिएशंस और फाइनल प्राइस है वो मेन प्रोस्पेक्टस के अंदर बताई देंगे बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का जो अपने को ध्यान में रखना है।
तो डिटेल अगर आपको इसका समझना हो तो मैंने जैसे कहा था लॉजिकल रिवीजन सीरीज में जाके देखिएगा, पूरा प्रॉपर तरीके से हर एक चीज जो इसकी डिटेल है वो मैंने समझाई है ना। अभी फिलहाल हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन पे भाई, तो ये तभी काम आने वाला है आप लोगों के लिए जब आपने पहले से एक बार कोर्स कर रखा है, तो एकदम सुपर फास्ट रिवीजन आप लोग मेरे साथ में कर सकते हैं। सेक्शन 33 भी अभी एप्लीकेबल है भाई, अभी एप्लीकेबल है, यानी कि ये हमारा है, आपको पता हो तो, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। बच्चे लोगों कई बार लिस्टेड कंपनीज के लिए वो ये कह देते हैं यार पूरा प्रोस्पेक्टस हम प्रिंट करेंगे, और यूजलेस है क्योंकि मेंबर उसको पढ़ने वाला तो है ही नहीं, एप्लीकेंट कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन लॉ की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है। तो कंपनी क्या करती है कि जो सेबी ने कुछ सेलिएंट फीचर्स बता रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, उनको इंक्लूड करके बच्चों एक एब्रिज्ड वाला प्रोस्पेक्टस इशू करती है। इसका नाम ही है शॉर्ट फॉर्म, है ना, ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अगर जाएगा उसके साथ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का जाना बच्चों जरूरी होता है, जिसमें हम प्रोस्पेक्टस के सेलिएंट फीचर्स को इंक्लूड कर देते हैं, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल है, बराबर। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई एप्लीकेंट डिटेल प्रोस्पेक्टस अगर डिमांड करे तो कंपनी हैव टू प्रोवाइड, भाई कंपनी को उसको प्रोवाइड तो करना ही पड़ेगा। ये आप लोग यहां पे बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने वाले हो। तो ये एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का हमारा एक बढ़िया सा पॉइंट है सेक्शन नंबर 33 का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। चलिए जी, या एक और डेफिनेशन मैंने ली है बच्चे लोगों, क्योंकि आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि हम प्रोस्पेक्टस में कई बार इंक्लूड करते हैं बच्चे लोगों ओपिनियन एक्सपर्ट का, ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर एक इंप्रेशन जाए एप्लीकेंट के ऊपर। तो एक्सपर्ट में कौन होगा बच्चे लोगों, कोई इंजीनियर हो सकता है, बराबर, वैल्यूएशन के लिए वैल्यूअर हो सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट देनी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी प्रोफेशनल, ठीक है, जिसको पावर या ऑथोरिटी है सर्टिफिकेट इशू करने की अंडर जो भी लॉ टाइम बिंग इन फोर्स है, जो कोई चीज को सर्टिफाई कर सके, है ना। तो आज हम एक प्रोस्पेक्टस प्रिंट कर रहे हैं और उसमें हम एक्सपर्ट का व्यू डाल रहे हैं, अगर चार्टेड का कि फाइनेंशियल पोजीशन इज वेरी गुड, तो पब्लिक पे एक इंप्रेशन आएगा बच्चे लोगों को, उसके लिए हम ये करते हैं। अब अगर आपको एक्सपर्ट की रिपोर्ट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना है तो दे हैव टू फॉलो 3 कंडीशंस। नंबर 1 बच्चों, एक्सपर्ट का रिटन कंसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंसेंट देने के बाद में प्रोस्पेक्टस इशू से पहले उसने विड्रॉ कर लिया हो, तो विड्रॉ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं दे पाओगे। और ऐसा जो बंदा एक्सपर्ट होगा मस्ट बी आउटसाइडर, नॉट एंड हैज नॉट बीन एंगेज और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन और प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। क्योंकि कंपनी से जुड़ा बंदा होगा तो लोग उस पर भरोसा क्यों करेंगे, ये तो इनसाइडर है यार, कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलेगा, गलत थोड़ी बोलेगा। इसीलिए ऐसा पर्सन मस्ट बी आउटसाइडर। तो रिटन कंसेंट लेना है, कंसेंट विड्रॉ नहीं किए उसने। और तीसरा नंबर बच्चे लोगों, ऐसा बंदा मस्ट बी आउटसाइडर, कहीं भी कंपनी के फॉर्मेशन मैनेजमेंट से कनेक्टेड बंदा नहीं होना चाहिए, प्रमोशन से, अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। सिंपल सी बातें खत्म हो गई बच्चों। तो हमारे चैप्टर का एक फेज जब भी आप रिवाइज करें यहां आकर के खत्म हो जाएगा, जहां हमने 33 तक के सेक्शन हमारे पढ़ लिए। अब 34 से आगे जो हमारा पोर्शन जाएगा 34, 35, 36, 37, 38 तक का, वो एक अलग हमारा सेटअप है। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस एंड फ्रॉड किसी ने किया है, वो सब किया। और फिर उसके बाद 39 से हम लोग 39, 40 का अपना एक कंसेप्ट है, 41, 42 का अपना एक और कंसेप्ट है बच्चे लोगों, जो अपन यहां पर डिस्कस करने वाला है। चलिए जी, तो बात को आगे शुरू करेंगे एकदम फटाफट से। मिस स्टेटमेंट या अनट्रू स्टेटमेंट बच्चों, मिस लीडिंग इंफॉर्मेशन अगर आपने प्रोस्पेक्टस में दे दिया है, झूठा इंफॉर्मेशन या ओमिशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट। फाउंडेशन में आपने केस पढ़ा था रेक्स वाला, जहां कंपनी लास्ट 3 ईयर से लॉसेस में है, डिविडेंड दे रही है, वो दे भी सकती है, लेकिन कंपनी ने ये फैक्ट लॉस वाला बुक्स में डिस्क्लोज नहीं किया है, तो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस हो जाएगा, बराबर। और पर्सन हु हैज सब्सक्राइब ऑन द फेथ ऑफ प्रोस्पेक्टस कैन सू, बच्चों वही बंदा सूट फाइल कर पाएगा जिसने प्रोस्पेक्टस के बिहाफ पे शेयर्स लिए हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन है, इस बार हालांकि क्वेश्चन जो है वो मे 25 वाले अटेम्प्ट में इस पे ऊपर क्वेश्चंस हैं, बराबर। इस पे मे 25 का अटेम्प्ट का जो पेपर आप देखेंगे तो इस पे आपको क्वेश्चंस जो है वो नजर आएंगे, बराबर से, कि जहां पे एक ऐसा बंदा जिसने, जैसे सपोज करो बच्चों, मैंने इस प्रोस्पेक्टस के फेथ पे 500 शेयर लिए और मैंने आपको आगे ट्रांसफर कर दिए, तो आपको ये केस करने का राइट नहीं मिलेगा। मेरा तो राइट गया क्योंकि मैंने आपको सेल कर दिए, अगर मेरे पास ही पड़े होते तो आई कैन फाइल सूट, कंपनी पे केस कर सकता हूं।
आगे मैंने ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब आपने प्रोस्पेक्टस के फेथ पे नहीं खरीदा है तो उसको ये राइट नहीं मिलेंगे। तो जो सेकेंडरी मार्केट से खरीदेगा उसको ये राइट्स मिलने वाले नहीं है। अब क्या होगा अगर प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट है बच्चों? दो तरह का लायबिलिटी, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर एवरी पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज किया रहेगा, जैसे डायरेक्टर प्रमोटर वगैरह हो गए, दे आर लायबल अंडर 447। ठीक है, लेकिन उनको बचने का रास्ता भी दिया। अगर वो ये प्रूव कर दें कि सच स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इमटेरियल, यार जो चीज हम भूले वो मटेरियल थी नहीं। जैसे याद करो, वो एक एग्जांपल था कि कंपनी ने लिख दिया प्रोस्पेक्टस में सतीश ही था डायरेक्टर, जबकि सतीश डायरेक्टर है ही नहीं, लेकिन जिस बंदे ने केस किया उसको सतीश से लेना देना नहीं था, तो आपके लिए तो वो फैक्ट इमटेरियल है, तो आप केस नहीं कर सकते हो। सेकेंड, ये रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट स्टेटमेंट वाज ट्रू एंड इंक्लूजन या ओमिशन नेसेसरी था। क्या ये बंदा ये प्रूव कर दे, जैसे अपन मिस स्टेटमेंट के अंदर करते थे कि स्टेटमेंट वाज ट्रू, मैं तो ये मान के चल रहा था सर, मुझे किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन था और मैंने उस पर भरोसा करके दिया, ऐसा आपने को दिखना पड़ेगा। ये सेक्शन एक्सपर्ट पर अप्लाई नहीं होता है बच्चों, क्योंकि एक्सपर्ट ने प्रोस्पेक्टस के पे कभी कंसेंट दिए ही नहीं है। ये 35 के अंदर एक्सपर्ट इज नॉट लाइबल, कभी भी 35 एक्सपर्ट पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये उसी पे लगता है जिससे प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज किया हो, और एक्सपर्ट सिर्फ अपनी रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज कभी भी नहीं किया है। तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी वाला सेक्शन जो है वो किसी एक्सपर्ट पर बच्चों नहीं लगेगा, कंपनी पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि 447 है ना। हाँ, सिविल लायबिलिटी सब पे लगने वाली है, फिर वो चाहे कंपनी हो, चाहे पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज किया हो, डायरेक्टर, प्रमोटर या एक्सपर्ट, उस सब पे लगने वाला है बच्चों। और ये लायबल होंगे उस सिक्योरिटी होल्डर को कॉम्पनसेशन देने के लिए अगर उसको कोई भी लॉस हुआ हो तो। ठीक है बच्चों, फ्रॉड का केस तभी लगता है जब सामने वाले को नुकसान हुआ हो। तो लायबल फॉर कॉम्पनसेशन इफ ही हैज सस्टेन एनी लॉस और डैमेजेस। अगर आपने प्रोस्पेक्टस के फेथ पे शेयर परचेज किए लेकिन आपको लॉस नहीं हुआ है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन का सूट फाइल भी नहीं कर पाओगे बच्चों, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां पे भी बचने का रास्ता दिया है बच्चों। अगर इनमें से कोई पर्सन के ऊपर केस हुआ और वो ये प्रूव कर दे ही विड्रॉ हिज कंसेंट टू बिकम अ डायरेक्टर, भाई मैं तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले डायरेक्टर की ही कंसेंट अपनी वापस ले चुका हूं, मतलब मैं तो डायरेक्टर ही नहीं हूं कंपनी का। सेकंड नंबर, प्रोस्पेक्टस जो इश्यू हुआ विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट के हुआ है। अब ये बंदा कह रहा है मैं डायरेक्टर वगैरह तो हूं, लेकिन प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ विदाउट माय नॉलेज, और जैसे ही मुझे पता लगा मैंने क्या किया, आई हैव मेड पब्लिक नोटिस, मैंने दे दिया है। या फिर तीसरा पॉइंट सबसे बढ़िया बच्चों, ही हैड अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट स्टेटमेंट मेड बाय एक्सपर्ट। तो अगर आज कोई डायरेक्टर या प्रमोटर पर केस होता है तो वो ये कह के बच सकता है कि सर मैंने तो एक्सपर्ट पर भरोसा किया था, एक्सपर्ट रिपोर्ट पर भरोसा करके मैंने दिया, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक्सपर्ट को आप उसी मिसस्टेटमेंट के लिए लायबल करोगे बच्चों जो उसके एक्सपर्ट रिपोर्ट में है ना। आज मान लो कि एक वैल्यूअर ने अपना एक्सपर्ट रिपोर्ट इंक्लूड किया है, लेकिन रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो कंपनी के ऑपरेटिंग या कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रखी है, उसके लिए एक्सपर्ट लायबल नहीं है। उसके एक्सपर्ट रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही विल बी रेस्पॉन्सिबल। अदरवाइज बाकी जगह पे कोई मिसस्टेटमेंट है तो उसके लिए एक्सपर्ट को लेना देना ही नहीं है भाई, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा बच्चे लोगों। ये 35 में आपको ध्यान में रखना है। प्यारा सेक्शन है, बढ़िया सेक्शन है, समझ करके पढ़ करके जाने वाले हो। नाउ व्हाट इज फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट, भाई ये क्या है? तो एनी एक्ट वेयर अ पर्सन हु बाय मेकिंग नोइंगली कोई भी फॉल्स, डिसेप्टिव या मिसलीडिंग स्टेटमेंट देता है बच्चों या प्रॉमिस करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे को झूठ बोलता है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, प्रॉमिस, जानबूझ के मटेरियल फैक्ट को छुपाता है। पर्पस क्या है बच्चों? अपना जो फ्रॉड में पढ़ते थे अपन, इंड्यूस अदर पर्सन टू एंटर इनटू, आप सामने वाले के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? आइदर कोई शेयर को एक्वायर, डिस्पोज या सब्सक्राइब करने का, अंडरराइट करने का। सेकंड नंबर, प्राइस के फ्लक्चुएशन से पैसा कमाने का वेजरिंग एग्रीमेंट है, या बैंक को आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहे हो ताकि बैंक क्या करे, लोन प्रोवाइड कर दे, ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक। अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हो, जनरली ये बंदा बच्चों कंपनी का इनसाइडर होगा, पक्की बात है। जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, मटेरियल फैक्ट को कंसीडर करके किसी को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है कि वो इसके साथ में शेयर को परचेज सेल या अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या प्राइस के फ्लक्चुएशन पे बैट वेट लगा करके पैसा कमाने की बात कर ले, या फिर बैंक को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो लोन प्रोवाइड कर दे, तो भाई ये 447 में पनिशेबल रहेगा बच्चे लोगों। सिंपल सा हमारा पॉइंट है जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नाउ अब ये जो सूट फाइल होगा हमारा, एक्शन बाय द अफेक्टेड पार्टीज है ना,
ये जो केस होगा बच्चे लोगों 34, 35, 36 में जो अपन केस करना चाह रहे हैं, ये सिंगल पर्सन भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन कर ले, एक ही कंपनी के सताए हुए सारे लोग आपस में मिल करके जैसे ग्रुप बना लेते हैं। इससे फायदा बच्चों, एक तो एक्सपेंडिचर बचेगा, समय बचेगा, सबको नहीं जाना पड़ेगा, केस भी स्ट्रांग होगा। तो जो भी लोग हैं मिल करके केस कर सकते हैं बच्चों। दिस इज कॉल्ड क्लास एक्शन बोलते हैं इसको अपन, कि यार सारे लोग मिल जाएं और फिर एक या दो पर्सन को ऑथोराइज कर दो कि भाई आप हमारे बिहाफ पे जाके इस केस को फाइट करो, तो ऐसा अपन कर सकते हैं। सेक्शन 38 भी कोर्स में है भाई, अभी बिल्कुल है बराबर से। तो 38 वाला कोई टाइम पे कोर्स में नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, पर नाउ टाइम 38 वाला भी हमारे पास में है बराबर। पर्सोनेशन वाला हमारा एक पॉइंट है, छोटा सा है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर ठीक है। पर्सोनेशन का एक पॉइंट भी अपने को लेना है कि जहां पे 447 के अंदर ही पर्सन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होने वाला होता है, इसके अंदर ये भी एप्लीकेबल सेक्शन रहेगा। आई थिंक पर्सोनेशन वाले होना चाहिए 38 वाला, चेक करें देख लेते हैं, नहीं तो फिर मेरी मेन बुक से चेक करते हैं कि मैं यहाँ वही सेक्शन देख रहा था जो एक्चुअली में अपने कोर्स में कवर रहे। इम्पर्सोनेशन वाला सेक्शन होना चाहिए बच्चों, जहां पे किसी पर्सन ने फेक नेम से अप्लाई किया शेयर्स के लिए बराबर से, तो वो पनिशेबल यहाँ पे हो जाएगा, शेयर्स भी जाएंगे उसके, है ना। ये देखो एक काम कर लेते हैं अपन यहाँ पे, हा 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 हा, मैं आपको लेके चल लेता हूं मेरी मेन बुक पे। हाँ जी, ये रही मेन बुक, और मेन बुक में अपन ले रहे हैं सेक्शन नंबर 38, इम्पर्सोनेशन, जैसा आपको मैंने कहा भी था, ठीक है। तो किसी भी पर्सन ने अगर कोई एप्लीकेशन दिया है फॉर एक्वायरिंग और सब्सक्राइबिंग शेयर फिक्टिशियस नेम से, जैसा आपको भी मैंने कहा था, फेक नेम से उसने अगर कर दिया, ये देखो ठीक है, या इंड्यूस करता है कंपनी को कि उसको अलॉट, रजिस्टर या ट्रांसफर करे शेयर फेक नेम से, तो उसके शेयर बच्चों सीज हो जाएंगे, डिस्पोज हो जाएंगे। जो भी पैसा आएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा, और ये बंदा 447 में रिस्पॉन्सिबल भी होगा। ये सब 38 के अंदर है जो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए जी, आते हैं वापस जहां हम लोग पढ़ रहे थे, और अब हमारे पास में आ रहा है सेक्शन नंबर 39, 40, 41, 42, बढ़िया वाले सेक्शन है। आइए फटाफट से इन पे बात करेंगे। 39, 42 भी हमारा सबसे जबरदस्त वाला सेक्शन आना बाकी है बच्चों, जबरदस्त जोरदार वाला। 39 कहता है नो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी शेल बी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता बच्चे लोगों। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो होगा जो कंपनी प्रोस्पेक्टस में लिखेगी, और जो आज की डेट में सेबी यहां पे काम करता है, तो 90% ऑफ इशू आप लोग जानते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने तक कंपनी शेल अलॉट नहीं करेगी। अच्छा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो 25% है, सेबी के हिसाब से ये 25% ऑफ फेस वैल्यू के बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 30 दिन में अगर नहीं आया, तो एप्लीकेशन मनी आपको अगले 15 दिन के अंदर करनी पड़ेगी वापस। क्या करते हो बच्चों, बात समझ में आया? भाई 30 दिन के अंदर पैसा नहीं आया है तो ठीक है, 15 दिन के अंदर, अगले 15 दिन में पैसा वापस कर दो विदाउट इंटरेस्ट। अगर नहीं कर पाते हो तो कंपनी शेल ज्वाइंटली, तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेल ज्वाइंटली एंड सेपरेटली लायबल टू पे दैट मनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। बच्चे लोगों, इस पैसे को डायरेक्टर्स अपने जेब से देने के लिए बाउंड हो जाएंगे। अगर तो बहुत सीधा सा यार, 30 डेज में अलॉट करो, ठीक है भाई। अगर आपने मिनिमम 30 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आया, अलॉटमेंट की बात तो बाद में हुई, 30 डेज तक अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है बच्चों, तो फिर अगले 15 दिन में अपने को पैसे वापस कर देने चाहिए। और अगर आप 15 दिन से लेट करते हो तो फिर 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा। कि अपने को बच्चों इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर एक सिंपल चीज और है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास में। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सेक्शन 42 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से 30 डेज में आपको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने, कौन से शेयर इशू किए, क्या किया, वो सारा डिटेल भर के 30 डेज एमसीक्यू बनता है बच्चों, अपने को आरओसी को देना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं किया तो डिफॉल्ट का पेनल्टी बनेगा, था आप लोग ही पढ़ने वाले हो, कि ध्यान में रखना है,
ठीक है, बराबर है बच्चों, समझ में आया बात? तो ये अपना पूरा कंसेप्ट है 39 का, छोटा सा हमारा बढ़िया सेक्शन है जो आपको कहता है कि भाई किस तरीके से अलॉटमेंट होगा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कब जाना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इन सब के बारे में सेक्शन बात करता है। सेक्शन 40 पे पहुंच गए बच्चे लोगों। एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर बिफोर मेकिंग सच ऑफर, वो एक एप्लीकेशन देने वाली है वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, कि भैया हमको लिस्ट होना है, अपन ने पढ़ा था लिस्टेड कंपनी होना जरूरी है, ठीक है। और आपको बकायदा प्रोस्पेक्टस पे नेम मेंशन करेगा स्टॉक एक्सचेंजेस का जहां आपने अप्लाई किया या जहां की परमिशन मिल गई। ऑल द मनी, बच्चों समझ रहा, जो भी पैसा पब्लिक से रिसीव होगा वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में कंपनी रखेगी। कब तक? जब तक आइदर कंपनी अलॉट नहीं कर देती या जब तक कंपनी को ये परमिशन नहीं मिल जाती है। दो चीजें बच्चों, है ना, मनी यूटिलाइज होगी या तो हम शेयर्स का अलॉटमेंट करेंगे या रीपे कर देंगे वापस से। तो अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन नहीं मिला तो पैसा वापस करना है। अगर इससे पहले वाले में अपन ने पढ़ा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो भी अपने को पैसा वापस करना है, तब तक पैसा कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करेगी। एस्क्रो अकाउंट रहेगा जिसपे कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। पेनल्टी के नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी तो है ही, बच्चे लोगों को अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात हो गई। ये अपन ध्यान में रखने वाले हैं कि भाई स्टॉक, तो अपन ने क्वेश्चन किया था 3 स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है बच्चों, 2 का मिल गया और 1 का भी नहीं मिला तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ जाएगा। यहां पे अपने को ध्यान में रखना है, बराबर, सेबी के प्रिस्क्राइब टाइम पे पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान में रखोगे सेक्शन नंबर 40 में। नाउ एक बहुत अच्छा पॉइंट हमारा और है बच्चों, अंडरराइटिंग कमीशन का। ये देखो वीसी का पार्ट है, अंडरराइटिंग कमीशन। अब अंडरराइटिंग कमीशन का क्या सीन है? अंडरराइटिंग कमीशन बच्चों शेयर्स पे हम इसलिए देते हैं ताकि एक गारंटी एश्योरेंस हमको मिल जाए कि जो शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी वो अंडरराइटर्स लेने को तैयार है। अब शेयर्स इनको लेने पड़े या नहीं लेने पड़ेंगे, बट इशू प्राइस पे शेयर्स पे बच्चों कमीशन कितना है? 5% ऑफ द इशू प्राइस। जैसे 10 का शेयर आपने 500 में इशू किया तो 500 में मिलेगा, और जो रेट आपने आर्टिकल्स में लिखी है विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम रेट अंडरराइटिंग कमीशन की 5% ऑलरेडी एक्ट में ही प्रोवाइड कर दी है। कंपनी इसको कम कर सकती है, आर्टिकल से बच्चों बढ़ा नहीं सकती है। डिबेंचर के केस में यही 5% की जगह 2.5% ऑफ इशू प्राइस हो जाएगा। आर्टिकल्स में आप इसको बढ़ा नहीं सकते हो, कम करके भले लिख सकते हो। कैश और काइन, अपने क्वेश्चन किया था, जहां एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, बिल्डिंग कंपनी है, कह सकते हो बिल्डर्स है, और रियल एस्टेट कंपनी है, और वो अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में कोई प्लॉट फ्लैट देना चाह रही है, तो ये परमिसेबल है, आप दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कैश में देना जरूरी नहीं है, आप गुड्स में, प्रॉपर्टी में भी ये पे कर सकते हो बच्चों, अपने को ध्यान रखना, बस पार्टीज एग्री होनी चाहिए, खत्म हो गया। सेक्शन 41 भी कोर्स में है भाई, बिल्कुल है, जो हमारा है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडीआर जिसको बोलते हैं बच्चे लोगों। ये देखो, ये रहा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसका कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं अभी। ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज वाला पॉइंट था, और ये है हमारा, सॉरी आईडीआर का, आपने कोर्स में जीडीआर है, जीडीआर सॉरी, आईडीआर नहीं। सेक्शन 41 बच्चों ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सर क्या सीन क्या है सर जीडीआर का? देखो बच्चों लोगों, जीडीआर का सीन ये है कि यार यहाँ पे आप ये समझो, बस छोटा सा मैं आपको इसका सिस्टम बता देता हूं, इसके लिए क्या है, होता क्या है, ये सीन क्या है। हाँ, समझिएगा इस पूरे कंसेप्ट को। ये बच्चों अपनी इंडियन कंपनी है, और ये हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। अब इनसे हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर पैसा आए, लेकिन डायरेक्टली ये अगर जो शेयर्स है, इंडिया वाले अगर शेयर्स इशू करें वहां पे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को, तो वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट हमको करनी पड़ेगी, जो हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी। तो एक तरीका आता है, बीच में हमारे पास में एक बच्चों आ जाएगा, आप कह सकते हो इसको डिपॉजिटरी भी बोल सकते हो, है ना, और आप इसको कोई भी दोनों का मीडिएटर बोल सकते हो, या ऑफशोर बैंक हो सकती है, ये दोनों की जो मीडिएटर होगी, ठीक है। तो मैंने ले लिया कि आपका यहां पे एक हो गया फॉरेन डिपॉजिटरी, इंडियन वाले के साथ फिक्स करके कर लेगा, वो ऑफशोर बैंक हो गई, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी बच्चे लोगों, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इसको पैसा देने वाला है, और ये क्या करेगा आगे, इंडियन कंपनीज को मैं वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो मनी तो यहां से वहां ऐसे जाने वाली है।
अब इंडियन कंपनीज उसके बदले में अपनी सिक्योरिटीज जो है बच्चों वो इनको कर देंगी अलॉट, इस डिपॉजिटरी को। ये क्या करेगा, उन सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर देगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। जैसे मान लो ऐसे हो गया रूल, 10 शेयर इज इक्वल टू 1 GDR, ठीक है। तो ऐसे हमने इस रेशियो के अंदर जो है वो 10 के बदले 1 GDR में इसने कन्वर्ट कर दिया, शेयर खुद रख के उसको GDR में कन्वर्ट कर देगा और आगे फॉरेन इन्वेस्टर को GDR इशू कर देगा। इससे ये हुआ बच्चों की डायरेक्ट इंडियन शेयर्स को वहां लिस्टेड होने की जरूरत नहीं पड़ी और GDR आप लिस्टेड करवा सकते हो, इंडियन शेयर्स को डायरेक्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चों। ये जो पूरा सिस्टम है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस तरह से ले पाए इंडियन कंपनीज के लिए, उसको अपन बोलते हैं GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिनको खरीद बेच सकते हो। फ्यूचर में अगर लिस्टिंग हो जाए शेयर्स की तो आप इनको शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हो इन फ्यूचर। अच्छा, तब तक क्या होगा बच्चे लोगों, जो भी डिविडेंड वगैरह देना है वो इंडियन कंपनी डिपॉजिटरी को देगी और उसके थ्रू होता हुआ वो इन्वेस्टर के पास पहुंच जाएगा। सिंपल सी हमारी बात है। और भी कोई पैसा अगर आना है तो यहां से यहां और वहां से वहां इस मीडिएटर के थ्रू होगा। ये पूरा सिस्टम बच्चों हमारा कहलाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी से परचेज सेल हो सकती है, ये जैसा नॉर्मल तरीका होता है। तो ये एक कंसेप्ट हमारा काम करता है। अच्छा सर, कंपनी की मीटिंग्स में कौन पार्ट लेगा? बट ऑब्वियस है डिपॉजिटरी को ही पार्ट लेना है। ये जो फॉरेन मीडिएटर हमारा है बैंक बीच में, यही करने वाली है, उसके बिहाफ पे अपने को ध्यान में रखना है। ये आपका कंसेप्ट है पूरा का पूरा GDR का, जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। चलिए अब आ रहा है हमारा सबसे तगड़ा पॉइंट भाई, चैप्टर का सबसे जबरदस्त पॉइंट है जो हमारा सेक्शन 42 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज मैंने ले रखी है, उसको भी देखिएगा। मैंने 42 के ऊपर बहुत तगड़े वाले कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से काम हो जाएगा आपको, वो पढ़ते हैं तो। अब देखिएगा कि सेक्शन नंबर 42 क्या कहता है बच्चे लोगों, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो any offer or invitation to subscribe or issue of securities to a selected group of person by a company। आप लोग सब जानते हो प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो एक तो पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, हमने पढ़ा है सेक्शन 43 में, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही शेयर के लिए ऑफर कर रही है बच्चों सिक्योरिटीज के लिए, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। ये जो नंबर होगा ये मैक्सिमम होगा 200 का, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बराबर और एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम में जो आपने शेयर्स दिए वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो कल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है 200 लोगों को इनवाइट किया जिसमें से 10 QIBs हैं, तो आप इसको 190 ही मानोगे। ईसोप में 5 और हैं तो आप इसको 185 ही मान करके चलोगे बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये इसकी टोटल में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजन है बच्चे लोगों, उसमें ये जो 200 वाली लिमिट की और आपको प्रोविजन बता रहा हूं मैं, ये NBFCs पर और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर नहीं लगेंगे। कब तक? जब तक इनके कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं हो। अगर इनके स्पेसिफिक प्रोविजन बने हुए हैं तो फिर वो फॉलो होंगे, नहीं तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इनको फॉलो करने पड़ेंगे, अपने को ध्यान में रखना है बच्चों। कंपनी को SR पास करना पड़ेगा फॉर ईच ऑफ द ऑफर और इनविटेशन। अच्छा एक चीज आपको और मैं बढ़िया बता देता हूं, ये जो 200 वाली लिमिट आप देख रहे हो ना पर ईयर वाली, जैसे ये 200 की लिमिट जो है ये मैक्सिमम पर ईयर है। अब प्राइवेट कंपनी के लिए तो मैक्सिमम मेंबर ही 200 होते हैं, पर वो हर बार उन्हीं को और शेयर इशू कर सकते हैं ना, दिक्कत क्या है। 200 की लिमिट पर ईयर पर सिक्योरिटीज है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। मतलब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूं तो यहां पे फॉर एग्जांपल 23-24 अपन ने लिया, इसमें एक कंपनी इक्विटी शेयर के लिए मैक्सिमम 200 को इनवाइट कर सकती है, प्रेफरेंस के लिए मैक्सिमम 200 को, डिबेंचर के लिए मैक्सिमम 200 को, ऐसा मैं बोल रहा हूं। फिर हम 24-25 के अंदर पहुंचे, फिर से आप 200 की लिमिट के ऊपर जा सकते हो। तो पर ईयर भी है और पर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज भी है, 200 की लिमिट है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, बढ़िया पॉइंट है। अब इसके लिए कंपनी को SR पास करना पड़ेगा, लेकिन 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 रूल क्या कहता है, अगर कंपनी ने ये ऑफर किया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए, बच्चों सुनना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए, और उसकी लिमिट 181C से एक्सीड नहीं जा रही है। सर 181C की लिमिट क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ध्यान आया आप लोगों को, ये हमारी 181C की लिमिट है। कैपिटल, पेड अप कैपिटल हो गया, प्लस प्रीमियम हो गया, प्लस हमारा रिजर्व्स हो गया, ये लिमिट आ गई। अगर आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का इशू इस लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो आपको SR पास करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से ही हमारा काम हो जाएगा बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा इसमें एक चीज मैं और चेक कर लेता हूं बराबर से, एक और चीज मुझे प्योरली चेक करनी है, कहीं कहीं पे ICA ने यहाँ पे जो नंबरिंग है वो बच्चे लोगों को कुछ और दे रखी है, तो वो चेक कर लेते हैं।
बोर्ड रेजोल्यूशन इज करेक्ट। कई जगह पे इन्होंने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वर्ड लिख दिया है, वही मुझे चेक करना था। बोर्ड रेजोल्यूशन वर्ड इज करेक्ट, बराबर। बच्चों बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस लिमिट से, अच्छा ये कब लग रहा है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के केस में, अगर आप ये लिमिट से एक्सीड कर रहे हो तो एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी खासियत है, पूरे साल के लिए, एक साल में एक से ज्यादा ऑफर भी करोगे तो सिर्फ एक ही बार अपने को एसआर पास करना पड़ेगा। अच्छा पूरे साल में एक से ज्यादा का मतलब क्या हो बच्चों, एक साल की लिमिट मैंने आपको पर ईयर 200 बोली थी, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अभी 50 को कर दिया हमने, फिर 50 को कर दिया एक ही साल में, फिर 50 और फिर 50 कर दिया, 4 बार कर सकते हो। तो आपको हर बार के लिए अलग एसआर पास नहीं करना है। अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है और लिमिट से ऊपर जा रहे हो तो एक ही बार एसआर पास करो, फिर भले उस साल में 4 बार आप ऑफर दे दो। मैक्स 200 को ध्यान में रख के बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, ये आप सेंड करोगे उन सारे पर्सन को जिनकी लिस्ट आपने बनाई थी, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। आइडेंटिफाई पर्सन को सेंड करोगे आइदर राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। टाइमिंग देखना 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग देयर नेम टू आइडेंटिफाई पर्सन। मतलब जब उनका नाम अपन ने रिकॉर्ड किया वहां से 30 डेज में अपने को उनको ऑफर कर देना है बच्चे लोगों, बराबर से सेंड करना है। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर जो है वो रेनंसिएशन का राइट नहीं रखते बच्चे लोगों। मतलब जैसे राइट शेयर में होता है ना, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, ये राइट ये लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल है ही नहीं बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का एक पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगी, किनको कितना दिया। पेमेंट जो भी कंपनी के पास में आएगा शैल बी मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन सब्सक्राइबिंग फॉर ईच सिक्योरिटीज। बाकायदा उसके बैंक अकाउंट ऑनलाइन ही आता है बच्चों, सारा का सारा चेक सिस्टम से होगा, कैश तो होना नहीं है, तो उसके बैंक का डिटेल हम मेंटेन करेंगे। अच्छा कंपनी आजकल क्या करती है, कीप द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक फ्रॉम वेयर सच पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, ताकि उसी में बाद में अगर रिफंड करना है तो भी और डिविडेंड देना है तो भी उसी में चला जाएगा। अच्छा अगर बाई चांस ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो जिसका नाम फर्स्ट पे लिखा हुआ है बच्चों, हुज नेम फर्स्ट अपीयर, उसके बैंक अकाउंट से सारे ट्रांजेक्शन होने चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर क्लियर है बच्चे लोगों। एक बहुत प्यारा पॉइंट और है, फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन शेल नॉट बी मेड अनलेस अलॉटमेंट ऑफ एनी अर्लियर ऑफर, जो आपने पहले किया था वो या तो कंप्लीट विड्रॉ या अबंडन नहीं हो जाए। तो बहुत प्यारा पॉइंट क्या पूछा था बच्चे लोगों, सपोज करो कि हमने 1 जनवरी 2025 को फॉर एग्जांपल, अच्छा पर फाइनेंशियल ईयर अपने को लेना, ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला कि जब तक पुराना कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक नया अपने को नहीं देना है, जब तक चल रहा है तब तक कंप्लीट नहीं हो जाए। तो 1 जनवरी 2025 को, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे तो कौन सा हो गया बच्चों, 24-25 का ही हो गया, हाँ 1 जनवरी 25 बोल रहा हूं तो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर है। यहां हमने क्या किया, इक्विटी शेयर्स के लिए बच्चे लोगों को एक प्राइवेट प्लेसमेंट हमने निकाला है इक्विटी शेयर्स के लिए। अब ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले आपने क्या किया कि 15 फैब को आपने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए निकाल दिया, जो परमिसिबल नहीं है क्योंकि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं देखना है कि सिमिलर सिक्योरिटीज हो तभी ये रूल लगता है, डिफरेंट है, वहां इक्विटी था, यहां मैंने प्रेफरेंस लिया है, तो भी जब तक एक कंप्लीट नहीं हो जाए या उसका विड्रॉ नहीं हो जाए तब तक आप दूसरा ऑफर नहीं करोगे, दूसरा इन्विटेशन नहीं जाएगा बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम नंबर, मैंने अभी भी आपको कहा था, कंपनी में एनी टाइम मेक ऑफर 1 इशू सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल, मोर देन 1 आप इशू कर सकते हो, मना नहीं है, मैक्सिमम 200 की लिमिट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सिंपल बात है बच्चे लोगों। बहुत प्यारा पॉइंट यहां पे पूछा जाता है, शानदार वाला, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है इसमें, खासियत क्या, हर एक पॉइंट कैपेबल है क्वेश्चन बनाने के लिए। अब अगर सब कुछ ठीक है तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी अलॉट हो जाना चाहिए 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी जब आया बच्चों तो एप्लीकेशन मनी, ये हमको हुआ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसा आ गया एप्लीकेशन पे, तो लॉ कहता है यहां से 60 दिन में आपको अलॉटमेंट कर देना चाहिए। एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, 60 दिन में आप बच्चों अलॉटमेंट कर दो एप्लीकेशन मनी आने के। अगर नहीं कर पा रहे हो अलॉटमेंट तो बच्चों वहां से 15 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज जब खत्म होंगे, बराबर, if company not able to allot within that period, repay the application money within 15 days के अंदर आपको रिफंड कर देना चाहिए 15 दिन में। अगर ये 15 दिन में रिफंड करते हो तो ये विदाउट इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चे लोगों। उससे लेट अगर आपने कर दिया तो 12% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा, और वो भी 61th डे से ही लग जाएगा बच्चे लोगों। मतलब तब आपको फिर इस 15 दिन का, एक तो हो रहा है 76th डे से लगेगा जी, नहीं, फिर इन 15 दिन का इंटरेस्ट भी अपने को देना पड़ जाएगा बच्चों, एक्सपायरी ऑफ 60 दिन से ही, तो 15 दिन का भी और आगे जितना लेट करोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है, सिंपल हो गया। देन बच्चे लोगों एक बहुत प्यारी चीज देखना,
मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शेल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल बैंक। यूटिलाइज किसके लिए होगी? या तो अलॉटमेंट के लिए होगी बच्चों, या रिफंड के लिए होगी। बढ़िया चीज सुनना। अब एक बढ़िया चीज और कहता है कि अगर आप इस पैसे को यूज लेना चाह रहे हो तो यूज कब लेना है? बच्चे लोगों को सुनना, बढ़िया पॉइंट है। कंपनी जब पैसा रिसीव कर रही है उस वक्त यूज नहीं करना है। जब तक आप इसमें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं कर देते तब तक कंपनी कांट यूज। इसमें रूल है सबसे पहला, क्या हम अलॉट कर दे तो यूज कर सकते हैं क्या? जी नहीं। अलॉटमेंट के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है, उसके बाद ही ये मनी यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत प्यारा पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सिंपल हो गया। नाउ कंपनी जब ये प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी बच्चों, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, कोई मीडिया में, कोई न्यूज चैनल, कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वगैरह कहीं पर भी ये नहीं आएगा बच्चों। पब्लिक इशू थोड़ी है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट है तो प्राइवेटली ही इन्फॉर्म कर रहे हैं हम उनको लेटर के थ्रू, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं जाएगा बच्चों, ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सेक्शन नंबर 39 में हमने पढ़ा जाता है 30 डेज में अलॉटमेंट से, लेकिन ये वाला 15 डेज के अंदर जाएगा बच्चों, आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने में, जो भी है ऊपर अपन ने पढ़ा, तो प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स आर लाइबल फॉर पेनल्टी। 1000 रुपए पर डे के हिसाब से जितना लेट करोगे, लेकिन मैक्स 25 लाख। ठीक है, अच्छा अगर सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन किया बच्चों, ऊपर जितने सेक्शन अपन ने पढ़े कहीं पर किसी का कॉन्ट्रवेंशन हुआ तो ये बच्चों पेनल्टी लगेगी और कंपनी पैसा रिफंड करेगी 12% इंटरेस्ट के साथ में, ये ध्यान रखोगे विद इन 30 डेज। कोई भी आपने इसमें फॉलो नहीं किया बच्चों तो बराबर से क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी लगाने के 30 दिन के अंदर आपको पैसा रिफंड करना पड़ जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। 30 दिन में पैसा रिफंड जाएगा बच्चों। ठीक है, और 12% इंटरेस्ट भी लगेगा। एक सबसे खतरनाक पॉइंट बच्चों सुनना, जो मैंने कहा था ओवरराइडिंग इफेक्ट वाला, हमारा एक बहुत तगड़ा सेक्शन है, बहुत तगड़ा सेक्शन है। वो क्या कहता है? एनी प्राइवेट प्लेसमेंट इशू मेड मोर देन 200% शैल डीम टू बी पब्लिक ऑफर। बच्चे लोगों सुनो 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 सुनो, सब लोग सुन लो। अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को, देखो और कोई भी सेक्शन अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो पेनल्टी लग रही है, लेकिन ये सेक्शन कह रहा है ऊपर वाले सेक्शन में कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई भी पेनल्टी हो, कुछ भी हो, अगर 200 से एक्सीड आपने लोगों को इनवाइट कर लिया तो फिर बच्चों ये प्राइवेट प्लेसमेंट की जगह पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा और उसी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। अपने को ध्यान रखना है, ये खतरनाक सेक्शन है सर। अगर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी हुई तो बैंड बच जाएगी बच्चों, कंपनी का कन्वर्जन की बात आ सकती है, पब्लिक ऑफर मानेंगे, पब्लिक ऑफर प्राइवेट कंपनी कर नहीं सकती है, इसलिए सेक्शन बहुत तगड़ा है। 200 बाकी कोई रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं की तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अब ये कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड इन अबव सेक्शन, ऊपर कुछ भी दे रखा हो, 200 वाला सेक्शन अगर आपने क्रॉस कर लिया, पर ईयर 200 से ऊपर को इनवाइट किया, 200 से ऊपर को अलॉट किया, तो बच्चे लोगों ये पब्लिक ऑफर की तरह से काउंट हो जाएगा। पूरी सेक्शन 26 वाले सारे प्रोविजन मानने पड़ेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों का चैप्टर बच्चों यहां आकर के खत्म हो गया बहुत शानदार तरीके से। तो होप सो कि आप जब भी इस लेक्चर को देखेंगे शानदार वाला रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। लगभग 1 घंटे के आसपास में हम लोगों ने 1 घंटा 10 मिनट 60-70 मिनट में हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। तो दिस इज फास्ट ट्रैक रिवीजन बच्चों, सुपर फास्ट ट्रैक भी नहीं है, नेम क्या है, सुपर फास्ट रिवीजन है। तो आप बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लेंगे। चलिए जी, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं बच्चे लोगों। ओके बाय बाय, टेक केयर। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है जिसमें हम लोग लेंगे शेयर कैपिटल का हमारा एकदम इसी तरह का सुपर फास्ट रिवीजन। शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 43 से लगा करके सेक्शन नंबर 70 पॉसिबल अगर हुआ तो उसमें डिबेंचर्स को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि डिबेंचर का छोटा सा पार्ट है तो साथ में, क्योंकि स्टडी मैट के हिसाब से भी जो चैप्टर है वो अगला है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, तो कोशिश करेंगे डिबेंचर को भी उसी के अंदर कवर कर लें। ठीक है, चलिए ओके बच्चे लोगों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।